आसान है, कुछ हो जाएगा। कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो। क्या बड़ा करो भैया? आप कोई भी काम ये सोच कर नहीं कर सकते कि ये काम बड़ा है या परफेक्ट है। आपको बस किसी काम को करना होता है, जिसको करते करते एक लेवल तक परफेक्शन आ जाती है। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वो काम बड़ा बन जाता है। तब लोग कहते हैं कि हाँ, इसने कुछ बड़ा सोचा, इसने कुछ बड़ा किया। फ्रेंड संदीप महेश्वरी जी ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया था, कोचिंग रियलिटी एक्सपोज्ड करके, जिसमें इन्होंने कोचिंग संस्थानों पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें कुछ आरोप तो सही भी थे। जैसे कि उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स अबाउट टॉपर्स के बारे में बात किया था कि एक टॉपर एक से अधिक इंस्टीट्यूट से कैसे बिलोंग कर सकते हैं। तो हाँ, ये इससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। ये जो एडवर्टीज़मेंट है, इस तरह का जो भी एडवर्टीज़मेंट होता है, वो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं से मिसलीड करता है। जो स्टूडेंट किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं गुमराह होते हैं कि आखिर ये टॉपर है कहाँ का। ये 5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सब के सब दिखा रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हमारे यहाँ से है। तो कहीं ना कहीं ये मिसलीडिंग है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है वो टॉपर और कोचिंग संस्थान दोनों जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक स्टेप लेने का ज़रूरत है और उन लोगों को इसको करेक्ट करने का ज़रूरत है। अब इन्होंने अपने वीडियो में सिलेक्शन परसेंटेज के बारे में कुछ बात करा था। हालांकि उस पे मैं आने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इनके जो वीडियो होते हैं उसमें जो ऑडियंस होते हैं, पता नहीं वो कहाँ से ऑडियंस लेके जाते हैं, मुझे तो ये पता नहीं है। क्योंकि अगर आपने उनका वीडियो देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने एक ओपन ऑफ़र दिया था अपने किसी ऑडियंस को कि मैं 10 से 12 लाख का पैकेज आपको दूंगा। आप जो काम करना चाहते हो वो आप काम करो, 10 से 12 घंटे आपको काम करना होगा, मैं आपको 10 से 12 लाख का पैकेज दूंगा। 10 से 12 लाख हालांकि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, 10 से 12 लाख उन्होंने नहीं बोला था। बट उन्होंने ये बोला था कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ग्रेड ए लेवल का जो एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हो, मैं बिल्कुल उसी लेवल का आपको पेमेंट दूंगा। आप जो मेरा काम है आप वो करो। अब मुझे पता नहीं कि 10 से 12 लाख का पैकेज कोई कैसे छोड़ सकता है। वो अपने ये ऑडियंस कहाँ से लेकर आते हैं इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, हालांकि मुझे ये पता नहीं है। इस पे आप खुद बताना। तो चलिए आते हैं परसेंटेज पे। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन परसेंटेज होता है वो कहीं ना कहीं 0.01% होता है, जो कि गलत है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा एक्चुअली। लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कि सिलेक्शन परसेंटेज कितना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 0.01% या 0.1%। लेकिन इन्होंने स्टार्टअप्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि वहाँ भी सक्सेस रेट जो है वो वही होता है, जो कि 5 से 10% होता है। जैसे कि IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि 90% ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया फेल विद इन फर्स्ट 5 ईयर्स। मतलब कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें से जो 90% स्टार्टअप होते हैं वो अपने पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि उन्होंने इसके लिए रीज़न क्या बताया था। जो रीज़न ऑफ फेलियर है, जो स्टार्टअप्स जो है वो जो फेल होते हैं उसके रीजंस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा उस रीजंस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक शॉर्ट सा। तो पहला रीज़न जो उन्होंने बताया था वो था लैक ऑफ इनोवेशन। लैक ऑफ इनोवेशन आप समझ सकते हो। दूसरा रीज़न ये था कि स्किल्ड वर्कफोर्स। अब ये स्किल्ड वर्कफोर्स क्या है, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही साधारण सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा। जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है, किसी ने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करा और उसमें अपना जो है उसने वर्कफोर्स को एम्प्लॉय किया। उसमें एक उसको सेफ़ भी, रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो सेफ़ भी रखना होगा, कुक को भी रखना होगा। उसने एक कुक को, एक सेफ़ को रखा जो कि काफ़ी अच्छा खाना बना पा रहा था, जिसके कारण उसके कस्टमर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। और ये देखकर उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया, बिजनेस को एक्सपेंड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। बट कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो है कुक और या फिर सेफ आप बोल लो, उसके बीच में और जो ऑनर है बिजनेस, जो उस ढाबे का, उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है, उसके बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ जिसके कारण वो जो सेफ था, जो बहुत ही अच्छा खाना बना पा रहा था, जिसके खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट था, वो कहीं ना कहीं उस रेस्टोरेंट को छोड़ दिया। और इसमें फिर क्या हुआ, जो ऑनर थे वो दूसरे शेफ़ को लेकर आए, लेकिन वो उतना अच्छा खाना नहीं बना पा रहा था जितना कि पहले वाला बना रहा था। अब इससे क्या हुआ, इन्होंने कस्टमर्स लूज़ करना स्टार्ट कर दिया और इनके एक्सपेंसन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बिज़नेस लॉस में जाने लगी और अल्टीमेटली वो बिज़नेस क्लोज़ हो गया, वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो रिस्क तो यहाँ भी है, रिस्क वहाँ है तो रिस्क यहाँ भी है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप ये काम मत करो, वो काम कर लो, ये काम मत करो, वो काम कर लो। अब तीसरा जो रीज़न था वो है इनसफिशिएंट फंडिंग। अब स्टार्टअप या बिज़नेस के लिए आपको फंड की भी ज़रूरत होती है। जिसके पास कैपिटल है वो तो बिज़नेस कर सकते हैं, बट जिसके पास कैपिटल नहीं है वो क्या करें।
अब हम लोग एक्चुअल सिलेक्शन परसेंटेज की बात कर लेते हैं। लेट सपोज कि 1000 सीटों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया। ध्यान देने की बात है कि 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, बट यहाँ पे अपीयर 10 लाख लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे अपीयर जो है वो 5 लाख लोग ही होते हैं, 5 साढ़े 5 लाख लोग अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये जो 5 लाख लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए, उनमें से केवल 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेडी फॉर एग्ज़ाम होते हैं। रेडी फॉर एग्ज़ाम कहने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस जो है वो 70% से ज़्यादा कवर किया होता है, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो एक्चुअल सिलेक्शन जो का जो परसेंटेज निकल कर आता है वो 1 से 1.5% आ रहा है, ठीक है। और इसमें अदर अगर हम अदर एग्ज़ाम्स को भी ऐड कर लिया जाए और ये माना जाए कि स्टूडेंट्स ने ईमानदार कोशिश की है, तो ये परसेंटेज 4 से 5% तक हो जाता है। अब हाँ, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मिसलीड कर रहे हैं, पर कुछ कोचिंग्स बहुत अच्छा भी कर रहे हैं इस फील्ड में। कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बहुत कम फीस में पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ संदीप माहेश्वरी जी और उनके जैसे अन्य लोगों से, क्या इसके लिए सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर टीचर को दोष देना ठीक है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप गवर्नमेंट से ये अपील कर सके कि वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, जॉब क्रिएशन होना चाहिए, एजुकेशन पे टैक्स कम होना चाहिए, एजुकेशन का बजट हमारे देश में बढ़ना चाहिए, ताकि हर वो स्टूडेंट जिसने 5 से 6 साल का ईमानदार प्रयास किया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ध्यान देने की बात है ईमानदार प्रयास का मैं बात कर रहा हूँ, जिसने जेन्यून मेहनत करा है, जिसने पढ़ा है, वो बेरोज़गार ना रह जाए। उसे अपने फील्ड में कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जॉब उसके फील्ड से रिलेटेड उसको मिल जाए। अपने बात को ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए टीचर्स को भी कुछ करना चाहिए। और आप जैसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया टीचर्स की भी फैमिली होती है जिससे रोटी की ज़रूरत पड़ती है। यूट्यूब पे गाली देने वाला सेलिब्रिटी बन सकता है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो सकते हैं, तो फिर एक शिक्षक के साथ ऐसा क्यों? इस पे आप स्वयं विचार करें। और एक फ़ाइनल लाइन जो है मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा अपने तरफ से। ये एक मेरा प्रैक्टिकल एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एडवाइस नंबर 1 में ये है कि आप 2 से 3 साल जो है वो आप फुल प्रिपरेशन करो, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दो 2 से 3 साल उस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो, तो आप 3 साल के बाद एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दो। यानी आप जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर दो, चाहे वो अर्निंग कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बट आप स्टार्ट कर दो। और उसके साथ अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट रखो। इससे होगा ये कि अगर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप एटलीस्ट डिप्रेशन में नहीं जाओगे। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।